ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग है। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दिक पंचांग से ले जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम आपके लिए नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है। आज के तारे क्या कहते हैं? नक्षत्रों को तारा भी कहा जाता है, तो आज का तारा क्या कहता है? इसे तारा बलन कहते हैं। और यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और आज जिस नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज के दिन की शुभता कैसी है, यानी आज के तारे शुभ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत दे रहे हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। दूसरा दूसरा भाग तीसरा भाग पितु यह तीसरा भाग है और तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होने की संभावना है। चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए शुभता अशुभता के क्या क्या संकेत है, इसे चंद्र बलम कहते हैं। यह विशेष प्रस्तुत यह विशेष प्रस्तुति विशेष चर्चा प्रस्तुति में चौथा भाग जो कि चौथा भाग चौघड़िया से संबंध है। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह किसी भी कार्य को करने के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो, चाहे वह दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, विशेष कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, सभी कार्यों के लिए यह उपयोगी होता है। और इसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने YouTube पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता और तो यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पोस्ट किया है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के साथ हम पलते बढ़ते हैं और अंक हमारे साथ रहते हैं। कुछ अंक हमारे लिए शुभकारी होते हैं, कुछ समस्याकारी हो सकते हैं, कुछ अंकों को हम मिस करते हैं और कुछ अंक की अधिकता हमें परेशान करती है। तो यह पहचानना हमारा कर्तव्य है और अंकों को पहचान कर अपने जीवन में शुभता लाने हेतु अंकों को समझना, अंकों को पहचानना, अंकों को उपयोग में लाना और अंकों को शुभ शुभ में परिवर्तित करना, इस उद्देश्य का इस प्रस्तुति का उद्देश्य है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे और इसी प्रस्तुति के दूसरे भाग में आज का अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों के जन्म विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए शुभता सुख के और अशुभता के क्या संकेत मिल रहा है। इस प्रकार हर प्रस्तुति का हर भाग, पांचों भाग आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी होने वाला है। इसलिए हमारे साथ बने रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपके लिए प्रस्तुति को और बेहतर से बेहतर बनाने कर आपके समक्ष लाने के लिए कृत संकल्प हैं और हम इसे बेहतर रूप में प्रस्तुत भी करना चाहते हैं ताकि आपके लिए उपयोगी हो और आपका कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से इस यह प्रस्तुति है। तो चलिए पंचांग के साथ साथ इस प्रस्तुति के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और पहले भाग में चलने के पूर्व
थोड़ी सी चर्चा यदि पंचांग पर ना हो तो पंचांग की चर्चा, दैनिक पंचांग की चर्चा अधूरी होती है। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु यह इसकी सीमा इतनी ही नहीं है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबका आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए, पंचांग की भूमिका को देखते हुए आइए पर हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी वे भी अपने जीवन में पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं, और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम के को याद करते हुए चलते हैं, उनका उच्चारण करते हुए चलते हैं, उनका उद्घोष करते हुए चलते हैं। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का दिनांक 14 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण शका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 2082वां वर्ष। विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त 5:01, सनराइज at 6:27 a.m. and sunset at 5:01 p.m. आज का दिशाशूल पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर हम यात्रा को शुभता बनाए। पंचांग के पांचों अंग, वार रविवार, दिनांक, तिथि रात्रि के 6:49 तक दसवीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:18 तक हस्ता, तत्पश्चात चित्रा। योग दिन के 11:45 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन, और करण रात्रि के 6:49 तक वृष्टि, जिसे भद्रा भी कहा जाता है। तत्पश्चात कल प्रातः 8:03 तक भव, और उसके बाद बारह। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए शायद देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जब तक दसवीं तिथि है, भोलेनाथ क्रिया स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद एकादशी तिथि होती है, जो कि रात्रि के 6:49 पर होगी, आरंभ होगी। तब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाएंगे, जो उनके लिए सुखप्रद है और हम सबके लिए सुखकारी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:05 दिन तक, अमृतकाल देर रात्रि 3:59 से 5:46 तक, कल सुबह 5:46 तक, और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:27 से 8:18 तक, यानी आज के प्रातः 6:27 से प्रातः के ही आसपास 8:18 तक, और अमृत सिद्धि योग आज के प्रातः 6:27 से 8:18 तक। रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:30 से 2:12 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 4:58 से 5:25 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:18 से मध्य रात्रि 0:11 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं।
अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:42 से 5:01 संध्या तक। अशुभ मुहूर्तों में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ करता है। गुलिक काल अपराह्न 2:23 से 3:42 अपराह्न तक। यमगंड दिन के 11:44 से 1:03 अपराह्न तक। और अवर्ज्य मुहूर्त संध्या 5:15 से 7:02 रात्रि तक। और भद्रा आज भोर में 5:40 से रात्रि के 6:49 तक। आज भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ नहीं है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो सूर्य देव राशि परिवर्तन को आतुर हैं, और इसलिए ये वृद्धावस्था, अंश के अनुसार वृद्धावस्था में है, शक्ति थोड़ा कम है। मंगल देव बाल्यावस्था में है और अस्त की अवस्था में है, तो राशि परिवर्तन कर चुके हैं, धनु में आ चुके हैं, इसलिए बाल्यावस्था में है। वहीं बृहस्पति देव बकरी होने के कारण अंश का ह्रास करते हुए वृद्धावस्था में है। शनि देव भी अंश का ह्रास करते हुए 30 डिग्री का अंश को पास कर चुके हैं, इसलिए शिशु अवस्था में है, और इस प्रकार वे भी अस्त हैं, वक्री हैं। और शुक्र देव आज से अस्त हुए। तो राशि के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र की राशि में 4 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। मंगल की राशि में ग्रहों की शक्ति यदि राशि के अनुसार देखा जाए तो मंगल की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। और वे ग्रह हैं चंद्रदेव, बृहस्पति देव और राहु देव। इस प्रकार नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रहों की शक्ति को देखा जाए तो बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह हैं, और शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह है। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने वाला है, और यह राशि परिवर्तन दिन के रात्रि के 9:41 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे कन्या से तुला राशि में जाएंगे। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं, जो कि नक्षत्र के अनुसार आज के तारे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर आए हैं, शुभता और अशुभता का। इसे तारा बलन कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है, जो कि चंद्रमा के गोचर से संबंध है। इसे तारा बलन लिखा गया है। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का, हॉरिजॉन्टल कॉलम में, हॉरिजॉन्टल कॉलम जो इसको इस तरह से जो कॉलम बने हुए हैं, उसमें जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वो किसी भी जातक का नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वह है। और इसे फलित करने के लिए हम नक्षत्रों को, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, दोनों को मिलान करते हैं। जहां मिलान होता है वही उसकी शुभता और अशुभता के संकेत होते हैं। आज कुल 9 परिस्थितियां बन सकती है, 9 तरह के शुभता और अशुभता का परिणाम हो सकता है। जब आज का तारा आपका जन्म में हो, विपत में हो, प्रत्यरी और नैधन्य में हो, तो वह अशुभता के संकेत देता है, परेशानी का संकेत देता है और चुनौती का। वहीं संपत, क्षेम, साधक और मित्र या अति मित्र में हो तो शुभता का संकेत आज के तारे देते हैं। जब भी आज का तारा अशुभता का संकेत दे रहा हो तो वैसी स्थिति में कभी भी अशुभता के संकेत में हम नया कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य में सावधानी बरतनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए जो हम कार्य आरंभ कर चुके हैं उसमें भी सावधानी बरतते हुए उसका निष्पादन करना चाहिए। अशुभता को
शुभता में परिवर्तन करने के लिए जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अशुभता के जो उपाय कहीं भी किताबों में वर्णित है, उसका कहीं भी प्रमाणिकता नहीं है, और हम किसी भी कार्य में शुभता चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत लंबी अवधि तक तो तारे अशुभ होते नहीं है, इसलिए इंतजार करना बेहतर है, और कोई भी जोखिम लेने का हम सलाह नहीं देते। अब तारा बलम का सिद्धांत क्या है? तारा बलम से हम आज के गोचर के संबंध में देखते हैं, केवल आज के बारे में जानते हैं। लेकिन यही तारा बलम, जो कि नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और वह पद्धति जातक के पूरे जीवन काल के बारे में दर्शाता है कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी। और यही पहले से यदि पता हो जाए, तो फिर हम दशा महादशा में, अच्छी दशा महादशा में योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वही यदि खराब तारा का ग्रह का कोई परिणाम खराब है, तो वैसी स्थिति में चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, जिससे पीड़ा कम होती है। कोई भी पीड़ा जब भी अचानक हमें मिलता है, तो उससे ज्यादा पीड़ा होती है। तो ये नौ तारा चक्र पद्धति पर है। लेकिन नौ तारा चक्र पद्धति से हम केवल इतना ही नहीं जानते, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में, या जो ग्रह हैं, जो अशुभ या शुभ ग्रह हैं, उनमें जन्म जातक के साथ कैसे संबंध होंगे, वह भी हमें दर्शाता है। और यह सारी चीजें मूलतः एक सिद्धांत पर आधारित है। नौ तारा चक्र पद्धति का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर आधारित है, वह उसका आधार है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो अब प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? और इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के श्रेणी में बना, समूह में बनाकर रखकर 3 श्रेणियां बनी, और 3 श्रेणियों में रखा गया, जिसकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। अब नक्षत्र को, पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से हुए, यानी पहला श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां और तीसरे श्रेणी में से 19वां, इन नक्षत्र का स्वामित्व पहला ग्रह केतु देव को मिला। उसी तरह से हर श्रेणी में से दूसरा ग्रह का स्वामित्व शुक्रदेव को गया, और शुक्रदेव को जो नक्षत्र मिले वे दूसरा, 11वां और 20वां। इसी क्रम में बढ़ते हुए सूर्य को तीसरा, 12वां और 21वां, चंद्रमा को चौथा, 13वां और 22वां, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए घड़ी की सुई की दिशा में 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला। और यह सारणी इस प्रकार हुई। इसे आप सहेज कर रख सकते हैं। अब फलित कैसे होगा, इसे जानने के लिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, यानी हमारा नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के ग्रह को पकड़ते हैं। यदि हमारा जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, यानी सूर्य के, उदाहरण स्वरूप कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ, तो हमारा ग्रह सूर्य होते हैं, और गणना यहीं से आरंभ होती है। सूर्य हमारे जन्म ग्रह हुए, पहला ग्रह हुए, और इसी महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, और पिछले जन्म में भी इसी महादशा में हमारी मृत्यु भी हुई होती है। और उसमें जब हम देखेंगे जन्म कुंडली बनाकर, तो जन्म कुंडली में जब भी हम बनाते हैं, तो यह देखने को मिलता है कि जन्म कुंडली में हमें यह पता चलता है कि दशा महादशा के कोई चैप्टर को जब देखें, तो उसमें भोगांश, शेषांश, रेसिडुअल आदि आदि कुछ कुछ लिखे रहते हैं। यानी यदि उनका की अवधि, सूर्य की अवधि 6 साल है, तो उसमें से 2 साल हमने अगर भोग लिया, कुछ महीना, तो शेष महीना जो बचता है, साल वर्ष, ये हमें इस वर्ष, इस जन्म में भोगना है। इस तरह से
हम पहला ग्रह सूर्य देव को यदि हम पकड़े, हमारा ग्रह सूर्य देव हुआ, तो दूसरा ग्रह चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, आठवां बुध और नौवां केतु। और फलित जो होता है वह होता है, पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, इसलिए उनको पीड़ा के स्थान पर रहते हैं। लेकिन दूसरा ग्रह यानी चंद्रमा, राहु, दूसरा, चौथा राहु, छठा शनि, आठवां केतु, नौवां शुक्र, ये शुद्ध फल इनके लिए देंगे। वहीं सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध ये पीड़ादायक होंगे। और इस तरह से हम कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, हम पहचान गए। और ये इस तरह से दशा महादशा का फल भी हम ये समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे। और जन्म पत्रिका में चूंकि सूर्य में जन्म हुआ है, इसलिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में, जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य करने से हमें संपत्ति का लाभ होता है सकता है, क्योंकि चंद्रमा इनके लिए संपत्ति होता है सूर्य में, ये नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए। तो चंद्रमा संपत्ति हो गए। उसी तरह से यदि हम जो जातक हम जिससे मित्र में बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, यदि वो सूर्य चंद्र के नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका, तो हमारे संपत्ति का, धन लाभ का होने का संभावना ज्यादा होता है। और इसी तरह से हम मित्रता कर सकते हैं, यह हमारे लिए संकेत देता है। और इसी की उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर नव तारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति का एक वीडियो डाला है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान को नमन करते हुए उनकी कुंडली की चर्चा की है। जरूर देखें, लाभदायक, ज्ञानकारी, लाभदायक और उपयोगी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो वापस आपको ले चलते हैं फिर ताराबलम पर, और देखते हैं आज के तारे क्या संकेत दे रहे हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए। आज का चंद्रमा 8:18 तक प्रातः तक हस्ता नक्षत्र में है, इसके बाद चित्रा नक्षत्र में जाता है। और ये चित्रा नक्षत्र में जाने के कारण अब आप देखें तो भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उदाहरण स्वरूप आप बता रहे हैं कि यदि जातक का जन्म हुआ है तो पहला भाग विपद, दूसरा भाग क्षेम का होता है। वहीं यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रपद या विशाखा में हुआ है, तो पहला भाग अति पीड़ा का है, न धन्य, और दूसरा भाग मित्र है। यानी आज का जो नक्षत्रों का गोचर है, उसके अनुसार बृहस्पति के नक्षत्र और शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए परेशानी हो सकते हैं। यानी पूर्वाषाढ़ा, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद के में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अति पीड़ादायक। वहीं पूष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए बाद वाले अवधि में अति पीड़ादायक। तो इस तरह से हम गणना देख सकते हैं। उपाय के तौर पर हमने आरंभ में भी कहा था कि जब भी अशुभ तारा हो तो उपाय कुछ भी न करें, फिर भी जानकारी रखने के लिए आज का तारा यदि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय रही तो नमक का दान, न्यायधन्य है तो मूर्त त्याग जरूर। और इस प्रकार इसका हम कभी भी आपसे जोखिम लेने का सलाह नहीं दे रहे, केवल जानकारी के लिए हमने पोस्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जन्म राशि के अनुसार आज का चंद्रमा क्या कह रहा है। राशि के अनुसार चंद्रमा आज गोचर करेंगे 9:41 रात्रि में, कन्या से ये तुला राशि में जाएंगे। तो पहले कन्या राशि में जब तक है इसे चंद्रबलम कहते हैं, और कन्या राशि में जब तक चंद्रमा है तब तक का फल इस प्रकार है। मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ, सॉरी, मई और मीन राशि के लिए ये जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। और वही जब तुला राशि में जाते हैं तो मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु तथा मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए उतनी शुभता नहीं है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, जोखिम नहीं लेना। अब आपको हम चौथे भाग में लेकर आए हैं
चौथा भाग चौघड़िया ज्योतिष से संबंध है। ये एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष है, और यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है कि कौन से शुभ कार्य कब करने चाहिए, और यह इस बातें को इंगित करता है कि कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। आपको उदाहरण स्वरूप बता दें, चौघड़िया की उपयोगिता इतनी अधिक है कि किसी भी कार्य को जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उसका उसके लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुभता के लिए करते हैं, इसलिए उसका उपयोग हम करते हैं। उदाहरण स्वरूप, चाहे दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, पूजा पाठ हो, जब तब साधना हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य हो, अन्य अथवा पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, सभी के लिए उपयोगी है। इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए, जिसे हम आपको यही सलाह देते हैं कि इसका उपयोग खूब करें और अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित रखें। अब इस पर भी हमने वीडियो YouTube पर रखा है आपके लिए, चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में। संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करते हैं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। किंतु सप्ताह के दिन से इन्हें जोड़ने के लिए, उचित प्रबंधन के लिए इन्हें सप्ताह के दिनों से जोड़ा गया, और सप्ताह से के दिन से जोड़ने के लिए इनका नामकरण साथी चौघड़िया का हुआ। आप 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया हुआ करता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार आदि और अंत का चौघड़िया मिलकर पूरा 8 चौघड़िया होते हैं, दिन की भी वही, रात की भी वही। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और सप्ताह दिन के स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं, और ये सातों ग्रह विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए ये उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है जब ग्रहों से इनका संबंध जुड़ जाता है, और ग्रहों से संबंधित कार्य इनके मुहूर्त में किया जा सकता है। तो चौघड़िया की उपयोगिता इस प्रकार बढ़ गई। और जब भी हम चौघड़िया को देखें तो यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि जो चौघड़िया का हम उपयोग करना चाहते हैं, वह कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का चौघड़िया, चूंकि दिन सूर्य देव से संबंध है, और शनि जो है, शनि से सूर्य देव से कटुता रहती है, दोनों आपस में शत्रुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया दिन में काल वेला से ग्रसित रहता है प्रतिदिन। वहीं रात्रि चंद्रमा का, बुध इनसे नाराज, दोनों दिन और रात्रि के कहे पुत्र नाराज, और इसलिए लाभ चौघड़िया जो चंद्रमा के पुत्र बुध का है, वह लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है प्रतिदिन। इस प्रकार ये सभी चौघड़िया का को जानकर समझकर तभी हम कार्य में जोखिम लें, अन्यथा जोखिम नहीं लें। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया देखें। अम्र आज का चौघड़िया 10:25 से लेकर 11:44 दिन तक अमृत चौघड़िया है, जो कि वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जैसा हमने कहा था 11:44 से 1:03 तक, वह काल वेला से ग्रसित है। और उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य का चौघड़िया होता है, यह अंत का चौघड़िया है। 3:42 से 5:01 संध्या तक यह राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया यदि देखें तो लाभ चौघड़िया, जो कि बुध से संबद्ध है, 1:25 से 3:06 तक यह काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया का परित्याग करके बाकी चौघड़िया का उपयोग कर हम अपने दिन में, अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। अगली प्रस्तुति है 5वां और अंतिम भाग, अंक ज्योतिष के अनुसार आज का कैसा दिन रहने की संभावना है,
और अंकों को हम कैसे समझें, जाने, पहचाने। अंक ज्योतिष में एकल अंक पर ही काम करता है, यानी 1 से 9 तक के अंक ही होते हैं। 10वां अंक इसमें नहीं होता। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 के अंकों को देखें तो 5वां अंक अति बलशाली होता है, क्योंकि ये मध्यम का अंक है, बैलेंसिंग अंक है, ये तुलन का कार्य करता है, इसलिए ये सभी के दोस्त होते हैं। और यह अपने से पूर्व, अपने से बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। अब ये सभी 1 से 9 अंक जो हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। यदि और इन सभी ग्रहों के अपने अपने गुण, अपने अपने तत्व, अपने अपने इनके ये कहें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। यदि कोई अंक हमारी जन्म तिथि में मिसिंग है, नहीं है, तो हम उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा, तत्व आदि की कमी हम में पाई जाती है और वास्तु दोष भी देखा जाता है। वहीं यदि कोई ऐसे भी अंक हो जो 2 बार से ज्यादा आए, तो उस अंक की अधिकता के कारण ये अंक हमारे लिए नुकसान करने लगते हैं। तो अंकों को पहचानना जरूरी है, कौन से अंक ज्यादा आ रहे हैं, कौन से अंक एक ही बार या सही आ रहे हैं, या कोई अंक नहीं आ रहे हैं। इन अंकों को पहचानना और इसका उपाय करवाना हमारा उद्देश्य होता है। अब जन जन ग्रह के अनुसार हम सभी अंकों को, उनकी उपयोगिता के अनुसार सभी अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा, 2 को रानी, तीसरा को गुरु, 4 को शरारती तत्व, 5 को राजकुमार, 6 को मंत्री, 7 को धर्मगुरु, 8 को अधिनायक और 9 को सेनापति। यानी 1 को राजा या सरकार या बॉस से, नौकरी करने वाले लोगों से पुके बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्व या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, 7 धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जो हमें पूर्व भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कराता हो। एक्सक्यूज मी। 8 अधीनस्थ कर्मचारियों से, समाज के नीचे के तबके के लोग से, नौकर चाकर से और न्यायालय से, 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या खून से। इन अंकों को हम इसी नाम से पुकारते हैं। और यदि आपस में नाम से हम देखा जाए, जब हम नाम से पुकारते हैं तो नाम से देखा जाए, इनके संबंध भी कुछ न कुछ उस पर प्रकाश पड़ता है। खैर, इस पर हम चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे। अब आपको जन्म हम लेते हैं जब, तो कुछ अंक हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार में मिलते हैं। और ये अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये स्टैटिक होते हैं, यानी स्थायी होते हैं, ये बदलते नहीं है। और अब हमने आरंभ में भी कहा था, जो अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, कि ये अंक ज्योतिष एकल अंक में काम करता है। और दूसरा, जब भी 1 से अंक से ज्यादा समूह के अंकों के समूह हम हमारे समक्ष आते हैं, तो उन अंकों को जोड़कर हम उसे एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हमने यहां भी किया, एक तिथि आई 14/12/1994, जिनका जन्म तिथि आज है, ऐसे व्यक्ति का हमने गूगल से डेटा लिया है। और 14/12/1994 जो डेट है, जो तिथि है, क्योंकि ईश्वर जो हमें अंक देते हैं उपहार के रूप में, वह जन्म तिथि के रूप में देते हैं, जिसमें तिथि, माह और वर्ष होता है। तिथि और माह को हम 1 अंक के भी हो सकते हैं, 2 अंक के भी हो सकते हैं, और वर्ष 4 अंक के। इन सभी अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर आगे गणना की जाती है। तो हमने इसमें एकल अंक में परिवर्तित किया, तो 3, 5, 3 और 5 अंक आया। और यदि इनको देखा जाए, इनको जोड़ने के बाद 13 अंक आता है। जन्म तिथि में यदि 11, 22, 33 आते हो कहीं भी या गणना में भी, तो उसका संबंध पिछले जन्म के आत्मा से होता है। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि आता है, तो पिछले जन्म के कार्मिक ऋण से संबंध रखता है।
इन जातक का जन्म 14 को हुआ है और 13 तारीख इनका योग भी आता है, इसलिए इनका पिछले जन्म के कर्मों से भी कुछ रिश्ता है। तिथि को हम एकल अंक में जब परिवर्तित करते हैं तो वो मूलांक कहलाता है। मूलांक को हम ड्राइवर भी कहते हैं। तिथि वर्ष और माह को जब जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो भाग्यांक कहलाता है, और उस वह भाग्यांक को हम कंडक्टर भी कहते हैं। जिस प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल जरूरी है बस को चलाने के लिए, उसी तरह ड्राइवर अंक और कंडक्टर अंक का आपस में मित्रता होना जरूरी है हमारे जीवन के बस को चलाने के लिए। अन्यथा यह जीवन हमारे बस में नहीं रहता है, स्ट्रगल होती है। क्योंकि यदि बस और ड्राइवर आपस में मित्र नहीं हो तो बस का आरंभ से ही चलने में कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है। दूसरा पहलू यह होता है कि बस और कंडक्टर के आपस में मित्र हैं, किंतु आगे चढ़ने वाले सवारी वो शत्रु होते हैं। वैसी स्थिति में जिस पड़ाव से वो चढ़ते हैं वहां से शत्रुता आरंभ होती है। ठीक हम लोगों के जीवन में भी यदि कोई अंक हम ईश्वर ने हमें प्रदत्त दिया, ड्राइवर और कंडक्टर मित्र, किंतु हम कुछ अंक ऐसे ले आए अपने जीवन में जो कि इन अंकों का शत्रु है, तो वहीं से गणना आरंभ होती है हमारे खराब दिनों। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी है। अब यदि हमें कोई अंक हमें ऐसा मिले जो कि चुनौती भरे दे सकते हैं, शत्रुता का है, तो अंक ऐसे स्थिति में हम ऐसे अंक को सृजित करते हैं, अंक ऐसे अंक को ले आते हैं जो दोनों का मित्र हो। तो जब ऐसे अंक को लाते हैं तो हम दोनों का मित्र होता है। और यह अंक हम लाए कहाँ से, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। तो लाने का कार्य ये जो है, जब हम लाते हैं तो लाने के क्रम में हम ये देखते हैं कि कहाँ से ला रहे हैं, और यह हमें देखना होता है कि हम कहाँ से लाए। क्योंकि यदि आगे से हम लाते हैं, मान लीजिए मोबाइल नंबर से लाते हैं, तो मोबाइल तो हम कब हैंडल करते हैं, जन्म के समय नहीं करते हैं, लेकिन पीड़ा तो जन्म से ही होती है। इसलिए ऐसे अंक का प्रावधान करते हैं जो जहां हमारे लिए वह अंक जीवन भर काम करता है, और वह अंक होता है नामांक। जी हाँ, नाम। नाम का पहला अक्षर और नामांक पूरा, यह बहुत ही कारगर होता है आपके किसी भी कार्य को करने के लिए, शुभता बनाए रखने के लिए, ड्राइवर और कंडक्टर में मित्रता बनाए रखने के लिए। तो ये अंक जो हमने कहा कि मूलांक और भाग्यांक होता है, मूलांक भाग्यांक का शत्रुता को ठीक करने के लिए नामांक का सहारा लेते हैं। अब आपके मन में हो सकता है नाम तो अक्षर होते हैं, फिर अंक कहाँ से आ गया। जी हाँ, नाम अक्षर होता है, लेकिन इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। इसके पूर्व की हम आगे बढ़े, अक्षरों के अंकीय मूल्य पर एक सारणी आपके पास प्रस्तुत है जो यह बता रही है कि इनके कौन कौन से अंक मिसिंग हैं। जिन जातक का 3, 8 और 7, जिनकी हम इस जन्म कुंडली ली है, उनके 3, 7, 8 और 7 ये अंक मिसिंग है। और 1 और 4 जरूरत से ज्यादा है। 2 से ज्यादा आने पर वह अंक फिर निगेटिव के रूप में काम करने लगता है। इसलिए हम पहला सुनिश्चित करें कि कोई भी 1 और 4 के अंक को न जोड़ें, 9 के अंक भी को न जोड़ें, क्योंकि 9 अंक हमारा इनका ऐसे ही 2 अंक दो ज्यादा है। अब आगे हम देखेंगे कि कौन से शत्रु हैं, तो उन अंकों को भी नहीं लाना है। अब आगे चलते हैं। आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि अंक नामांक जो होता है उसमें नाम में तो अंकीय मूल्य होता है, फिर अक्षर कहाँ से आए। जी, ये अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और इन अंकों के अक्षरीय मूल्य जो नाम में आए हुए हैं उनको उनके अक्षरीय मूल्य से परिवर्तित कर लेते हैं और फिर जोड़ते हैं कि एक अंक में कौन सा अंक आता है। यह हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र अंक होता है जो दोनों में कोऑर्डिनेट करता है। तो आज का जो हमने तिथि लिया है, यह कुलदीप यादव क्रिकेटर से का है। इनका देखिए के से नाम आरंभ होता है जो कि 2 दे रहा है। ड्राइवर 5 जिसमें 2 शत्रु नहीं है इनका। और आगे हम देखेंगे, याद रखें कि इनका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 4 है, एंजल नंबर 6 है, और
बाहरी जो हमारा हमारा जो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है वो 8 है। यहाँ आपको बताते चले कि जन्म तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है मूलांक, और जो जन्म तिथि और माह जोड़ मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाते हैं दुनिया को। तो इस प्रकार यदि हम ये देखें तो ये दो और एक महत्वपूर्ण अंक है। अब आपके समक्ष है शत्रु अंक। एक के 8, दो के 4, 6 8 9, तीन के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। अब यदि 4 मूलांक है तो आप देखें कि 4 मूलांक वाले का 4 शत्रु है, 7 मूलांक वाले का 7 शत्रु है, 8 मूलांक का 8 शत्रु है, 9 अंक का 9 शत्रु है। वहीं एक अंक इनके पास बहुत ज्यादा है, इसलिए नामांक को एक पर ले जाना खतरे से खाली नहीं। इसके अतिरिक्त हमने आपके पास सूची भी रखी है कि जो विभिन्न अंक हैं उसके नाम का पहला अक्षर कौन सा नहीं हो। ये सारी सभी समूची जो ये है सारणी है आपके लिए उपयोगी है, इसलिए आप इसका उपयोग करेंगे। हमने वह सूची भी रखी है जो हर अंकों के शत्रु अंक अक्षर है। यानी 1 के 8 अगर शत्रु अंक है तो उनसे संबंधित जो शत्रु अंक हुए वह भी हमने सूचीबद्ध किया है आपके उपयोग के लिए, बच्चों का नामकरण करने के लिए, अपने नाम को ठीक करने के लिए। अब वर्षफल कैसे निकालें, यह बोनस का प्रस्तुति है। वर्षफल निकालने के लिए जो जन्म तिथि का जो वर्ष है उसमें हम वर्तमान वर्ष को रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। और रनिंग एज इनका 5 का है। पर्सनल ईयर 8 का होता है। और यह हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल बर्थ चार्ट है उससे कैसा इनका तालमेल है। यह हम सुनिश्चित करते हैं कि दोनों में तालमेल अच्छा हो। तो चलिए आज अब इतना ही। और आज का अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर आए। 8 अंक किसी का मित्र नहीं होता, तटस्थ कुछ अंकों से होता है। जैसे यह अंक 5, 6 और 7 अंक से तटस्थ है, न्यूट्रल है। इसलिए 5 अंक, 6 अंक और 7 अंक इनके लिए थोड़ा शुभता ले आएंगे। शेष अंक 1 से 4 यानी 1 2 3 4 इनके लिए शत्रुता का है। वहीं 8 और 9 भी इनके लिए शत्रु है। इसलिए इन अंकों से संबंधित जो व्यक्ति हों, ये 1 10 19 28 को तिथि को जन्मे जातक, 2 11 20 29 को जन्मे जातक, 3 12 21 30, 4 22 13 22 31, 7 16 25, 8 17 8 17 26 और 9 18 27। पुनः बता दें, 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30, 4 13 22 31 इस तिथि को जन्मे जातक के लिए अति शत्रुता है, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरी है। वहीं 8 17 26, 9 18 27 को जन्मे जातक के लिए शत्रुता है, शुभता उतनी नहीं है फल की। इस तरह से इस प्रस्तुति हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी रहा होगा, और भविष्य में आने वाले समयों में आप इसका उचित उपयोग कर हमें कृतार्थ करेंगे। साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार जो व्यक्ति हमारे प्रस्तुति को देख रहे हैं, तथा नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हर प्रस्तुति की सूचना तय समय पर से मिल सके हमारी, और आप उसे लाभान्वित हो सके। आपका यदि कोई सुझाव इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए है तो आपका आमंत्रित है, ताकि हम सुझाव को अमल कर हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सूर्यदेव की कृपा पर बनी रहे। जय सूर्यदेव। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आप आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सूर्य।